गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि ये आज हम हल कराने वाले हैं 1 जून को जो पेपर आया है श्रेष्ठा का। और श्रेष्ठा का जो 1 जून को जो पेपर आया है, क्लास 9th का पेपर, क्लास 9th। और देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए पेपर के जो 9th क्लास के जो पेपर में जो विज्ञान का जो क्वेश्चन आया है, विज्ञान के जो पेपर वो आए हैं क्वेश्चन, उनको हल करा रही हूँ मैं। फिर आपके लिए मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगी, जिसमें क्या होगा कि विज्ञान से लेके एसएसटी के और जीके के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, उन सभी का हल होगा। और गणित के भी हल करके पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है पूरा व्याख्या करके वो पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगी। देखिए सीरीज, जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा होगा, सीरीज जो है वो सी पेपर की है, क्योंकि सीरीज आई थी ABCD करके सीरीज थी, 4 सीरीज। और वो सीरीज वाइज पेपर थे। तो ये भले ही सीरीज सी का है, पर यहाँ पे प्रश्न भी लिखे हैं, प्रश्न के उत्तर भी लिखे हैं, तो आप अपने पेपर से मैच कर सकते हैं। मैं प्रश्न के साथ उत्तर बता रही हूँ, तो आप अपने पेपर के साथ क्या है एक साथ मैच कर सकते हैं और इनको हल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो मैंने पढ़ाया है मोस्टली वही आया है। जितनी बार मैंने पेपर पे ध्यान देने को बोला है कि वहीं से आएगा, इसी से जगह से आप कंप्लीट करिए अपनी चीजों को, तो वहीं से पूछा गया है। जैसे आधुनिक इतिहास पे ज्यादा जोर देने को कहा था मैंने, तो आधुनिक इतिहास से ज्यादातर एसएसटी तो अपना आधुनिक इतिहास का है ही, पर लेकिन जीके का पोर्शन भी मोस्टली ज्यादातर आपके आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। भूगोल में जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ पहाड़ियां और कुछ खाद्यान्न के बारे में और भारत की जानकारी, जो भौगोलिक जानकारी होती है उसके बारे में, तो वहां से भी पूछा गया है क्वेश्चन। और कुछ बुक्स बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जिनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्या है आइडिया दे दिया था कि ये आपको क्या है यहाँ से करना है। देखिए एक दो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई रखते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपकी खुद के पैटर्न से और वहीं से आई हैं। तो पेपर अच्छे लेवल का था, कोई ऐसा बोला नहीं जा सकता कि बहुत ही ज्यादा एकदम सरल था या बहुत ही ज्यादा कठिन था। बिल्कुल अच्छे मीडियम टाइप का पेपर था और सरल भी था, कहा जाए कि एक सरल लेवल भी था, बहुत सरल लेवल भी था। और बहुत ज्यादा ऐसा टफ लेवल भी नहीं बोले, एक दो क्वेश्चनों का लेवल जो होता है थोड़ा टफ तो रखा ही जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम विज्ञान का पेपर, और विज्ञान के पेपर जितना भी पढ़ाया है वो सारा कुछ आया है। तो मैं मोस्टली ये कहती हूँ कि एसएसटी का भी पढ़ाया वो मोस्टली आया। एसएसटी में जैसे मैंने आपको उसमें कराए थे कि सन 1 याद कर लीजिए और इनके सनों को कब कब घटना हुई वो क्वेश्चन आए। ऐसे विज्ञान में जो जो चीजें जो जिन पर ज्यादा महत्व देने को कहा था वो सारी चीजें आई हैं। और देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं, पुरानी क्लासेस में भी बताया, मैं लगातार पेपर में भी बता रही थी। और देखिए मैंने कहा था कि पिछले सत्र के जो पेपर है 3 साल के पेपर, उनको भी आप अच्छे से कर लीजिए। और देखिए मैंने जो कहा उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं, 3 4 क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसी तरीके से फंसे, थोड़ा लैंग्वेज का, थोड़ा हल्का फुल्का लैंग्वेज का फर्क किया है, वरना सेम टू सेम आ गया है, सेम टू सेम। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए, जिस तरीके से मैंने बोला था आपसे मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। तो आप बेटा टीचर्स की बात माना करें और उस चीज को फॉलो किया करें, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस क्या होता है, करते करते आ जाता है, समझ में आ जाता है कि कहाँ से सबसे ज्यादा आने वाला है और क्या पूछा जाने वाला है। तो चलिए हम हल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ विज्ञान का, विज्ञान के भाग को हम हल कर रहे हैं जो 31 नंबर के क्वेश्चन से। ये सीरीज सी जरूर है, पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ हल लिखाऊंगी मैं, तो हल आपको पूरा बताऊंगी इसमें। देखिए क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौवनारंभ का लक्षण नहीं है, यानी यौवनारंभ के समय का जो लक्षण नहीं है, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें आपको बताना है। जो एडल्टनेस का जो लक्षण है वो भी किसका, लड़कियों में नहीं है, फीमेल्स में नहीं है। तो ये इसमें से, तो देखिए यहाँ पे अंडाशय में अंडाणुओं का मुक्त होना, ये फीमेल का लक्षण है। उच्चातारत्व स्वर, ये फीमेल का लक्षण है। पर कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना, ये भी फीमेल का लक्षण है। पर लेकिन ये जो थर्ड नंबर है ये नहीं है, एडम एप्पल का विकास होना, ये लड़कों में होता है। एडम एप्पल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये कंठ का जो कंठ है, ये गले का गले के इसका कंठ का विकास होना। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गला का कंठ है वो लड़कों में ज्यादा विकसित होता है, तभी तो ये हड्डी बाहर की तरफ इस तरीके से निकली होती है, वो लड़कों में ज्यादा होती है, लड़कियों में बजाय कम। तो इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एडम एप्पल्स ये लड़कों में होता है। और इस ये
यहाँ पे ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये गले की उभरी हुई हड्डी है, गले की उभरी हुई हड्डी, और ये मुख्य तरह लड़कों में विकसित होती है। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसको स्वर यंत्र के स्वर यंत्र जब बढ़ता है, लिरिंक्स बढ़ता है अपना, तो ये लिरिंक्स के इसके टाइम पर ये जो हड्डी होती है ये विकसित हो जाती है। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा राइट आंसर थर्ड नंबर का है। चलिए हम 32, इस प्रकार का दहन, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो पिछले साल के जो पेपर आए थे उनमें से पूछा गया है, और उसमें से ही आया है, और डिट्टो है, एक तरीके से डिट्टो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठे, दहन कहलाता है। अचानक जल उठेगा, अचानक और स्वतः जल पड़ेगा। समझ में आ रही है? यानी कि वो कैसा हो गया, स्वतः जल पड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वतः स्वतः हो गया है उसका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्वतः। तो देखिए, तीव्र तीव्र दहन का मतलब जो है, जो जल्दी से तेजी से आग की लपटों में आ जाते हैं वो फट जाते हैं। जैसे कि गैस स्टोव तीव्र दहन कहलाता है, गैस और स्टोव का जलना। विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखे पटाखे जलते हैं। और जैविक जैविक का यहाँ पे जो दिया गया है, तो जैविक दहन का मतलब है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया किसमें आती है बच्चों, जैविक दहन में आती है। पर लेकिन स्वतः दहन जो होता है, जैसे कि माचिस का जलना या चिंगारी का जलना, वो क्या है, आप थोड़ा सा भी गिरते हो, मतलब थोड़ा सा भी वो करते हो, उससे क्या होता है, वो स्वतः जल उठती है, अपने आप जल के उठती है। तो ये आपने माचिस की तिल्ली में और इनमें देखा होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 32 का थर्ड आंसर है। 33 का, देखिए 33 का फोर, सॉरी एक मिनट, 33 का आंसर पीसीआरए। पीसीआरए की फुल फॉर्म, पीसीआरए की फुल फॉर्म देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, तो पीसीआरए जो है वो पेट्रोलियम, पी से तो आपने पेट्रोलियम पहचान लिया होगा, थोड़ा बहुत नाम में ही थोड़ा फर्क है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये नाम बिल्कुल सटीक है और सही है। ये पीसीआरए की क्या है, फुल फॉर्म है। 34 क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट मिनट। 34 देखिए स्क्रीन पर, 34 जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात है। देखिए, पंचमढ़ी जात नहीं है, ये ध्यान रखिए, नहीं है वर्ड पूछा गया है। और अगर कोई थोड़ा बहुत इस तरीके से चीजों को समझता हो, या आपने थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, अगर देखा हो, एक केस वेस देखा हो आपने, कि चिंकारा वाला केस जो सलमान खान जो एक्टर है जो उन पर लगा हुआ है, तो अगर आपने इस तरीके से देखा हो, तो अगर उस केस के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो, तो बच्चों आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो चिंकारा है वो क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है, चिंकारा है। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को आप थोड़ा समझ गए होंगे कि पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी किधर है, पंचमढ़ी एमपी में, कहाँ है, एमपी में। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि ये जो चिंकारा जब किसका है, वहां का राज्य राज्य पशु है किसका, हिरन जैसे टाइप का दिखता है। और ये जो कुछ बांग्लादेश पाकिस्तान इलाके में और इनमें मिलता है, और इसमें से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। तो ये बताइए मुझे, तो इसमें क्या ये एमपी साइड में मिलेगा, एमपी साइड में मिलेगा क्या, नहीं ना, ये इस तरीके से एमपी साइड में नहीं मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारे किधर का मिलेगा, ये हमारा ये हमारे किसका है, ये राजस्थान इलाके का है, तो इसीलिए ये एमपी साइड में नहीं मिलेगा। तो हमें यही टिक लगाना है। अगर थोड़ी बहुत अगर आपने वो केस वेस के बारे में सुना होता, तो आप एक ही अंदाजे में लगाते। ठीक है, साल के पौधे जो है वहां पे वहां मिलते हैं, पंचमढ़ी में जामुन के, अर्जुन के, ये सब मिलते हैं। और एक बात बता दूं, जैव आरक्षित वनस्पति जात बोला है, क्या बोला है, वनस्पति जात। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, वनस्पति हैं, ये क्या है, वनस्पति। ये तीनों ही वनस्पति है। चलिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा उससे बताया। और ये क्या है, पशु है, ये क्या है, पशु। पहला अंतर तो आप इसी से समझ जाते। मैंने जैसा बोला ना कि केस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता, या आपने देखा होता, या सुना होता, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता। बताइए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे चिंकारा है। और देखिए 35,
35 पर आते हैं। स्क्रीन पर 35 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ। 35 जो है वो गिवन बिलो आर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन का आपको बताना है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के काल, इसके काल क्रमानुसार लगाना है, इनको काल क्रमानुसार हमें फॉर्मेशन को क्या है, लगाना है। तो आप खुद सोच के देखिए। देखिए मैं एक आपको एक आइडिया बताती हूँ, जैसे कि मैंने भी पढ़ाते समय आपको बताया है कि हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की उथल पुथल की वजह से क्या हो गए, उसमें दब गए। जैसे भूकंप आया और उसमें दब गए। अब जब कोई वस्तु दब जाती है तो दब जाती है तो उच्च दाब और उच्च ताप होता है। उच्च दाब और ताप किसका लगता है, धूल धक्कड़ उसके ऊपर जमती है, उसके ऊपर जमती है और साथ ही साथ उस पर गर्मी और क्या है, दाब का, प्रेशर का, यानी कि जो दबाव का है उसका भी पड़ता है। और उसका जब उच्च दाब होता है, ताप होता है, तो बहुत ही बाद में लास्ट प्रोसेस किसका होता है, वो पेट्रोल या डीजल में बदल जाते हैं या प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत लास्ट की प्रोसेस है। तो हमें ये प्रोसेस को ही क्रम वाइज लगाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्रम हम लगाएंगे यहाँ पे, समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु और उनके मृत शरीरों का समुद्र तल में जाकर जमना। ये यानी कि जो भी जीव जंतु है वो क्या हो जाएगा, वो समुद्र मतलब मर जाएंगे, पहले मरेंगे और उनका तल में क्या हो जाएंगे, समुद्र तल में या तल में, तली में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, आकर जम जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, वो जो उनके ऊपर मृत मृत शरीरों के ऊपर रेत और मिट्टी से ढकना, ये हमारा सेकंड रहेगा। थर्ड नंबर, सी नंबर का जो है वो हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और जो डी ऑप्शन है, वायु की अनुपस्थिति में मृत जीवों का उच्च ताप और उच्च दाब, मैंने ये भी आपको बताया, मिट्टी लगेगी फिर उस पे उच्च दाब और उच्च ताप होगा, तो थर्ड नंबर। और फिर बाद में पेट्रोलियम गैस का प्राकृतिक गैस, ये 4 नंबर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बच्चों ACDB है। और ACDB कहाँ है, देखिए हमारे पहले वाले में ही हमें मिल गया है। ACDB हमारा राइट आंसर है, ACDB हमारा राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्यों है, किस लिए है। अब आते हैं 36 पे। 36 जो है, ध्यान से देखिए। इसमें अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमें ये क्रमबद्ध चरणों में लगवाने हैं। कृषि पद्धतियों के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें, हमें इनको क्रमबद्ध करना है। और एक बात बताइए, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, सिंचाई, बुआई, कटाई, मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, यानी आप मिट्टी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं वहां पे, सबसे फिर उसके बाद बुआई करते हैं। बुआई का यानी कि फिर बी नंबर, आप इसमें बी नंबर आएगा। फिर आप उसमें सिंचाई यानी कि हार्वेस्टिंग, वो सॉरी सॉरी हार्वेस्टिंग जो है वो तो लास्ट की बात है, मतलब कटाई तो बहुत की, आपकी सिंचाई करोगे। ठीक है, तो इरिगेशन करोगे, सिंचाई करोगे, सिंचाई यानी आपका ए नंबर। और फिर बाद में लास्ट में आप उसकी क्या करोगे, हार्वेस्टिंग करोगे, यानी कि उसकी कटाई करोगे। कटाई जो है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सबसे लास्ट में जब फसल पक जाती है तब करते हैं। तो हमारा DBAC ऑप्शन है, DBAC। तो DBAC कहाँ है, हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, DBAC, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो चलिए मैच करते हैं। मैच आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैच करने के लिए देखिए ये स्क्रीन पर आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैच लिस्ट दी गई है। अम्बीबा, अम्बीबा को मिलाना है, तो देखिए इसमें सेकंड वाले में उसके उससे जिससे मिलता जुलता है। तो अम्बीबा में बेटा बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी द्विख विखंडन होता है। और मेढक जो फ्रॉग होता है उसमें टेडपोल पाया जाता है, यानी रूपांतरित कायांतरण करने की कायांतरित एक क्या पाई जाती है, एक स्टेप आता है, एक स्टेप आता है, तो वो टेडपोल होता है। गाय वीवी पैरस होती है, जरायूज होती है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो गाय काओ इज वीवी पैरस। हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है, बडिंग से मुकुलन होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रा मुकुलन, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने ए से क्या मिलाया, थर्ड नंबर का, और मैंने बी से
यहाँ पे मिलाया फर्स्ट नंबर का। देखते हैं अपने ऑप्शन में, हमने तो अभी इतने मिलाए, तो अपना ऑप्शन को ले लेते हैं। तो ए से थर्ड नंबर ये रहा, ए से थर्ड, ए से थर्ड, दो ऑप्शन है, दो। और देखिए बी से फर्स्ट और बी से फर्स्ट, ये भी दो ऑप्शन है। अब लेते हैं सी वाले को, बीबी पैरस को, 4 नंबर, और देखिए 4 नंबर केवल थर्ड नंबर पे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ध्वनि श्रवण के लिए दिए गए चरणों को क्रमबद्ध तरीके से लगाइए, यानी ध्वनि सुनने के लिए उनके क्रमबद्ध तरीके से हम लगाएंगे। तो मेरी बात समझिए कि यहाँ पे जो ध्वनि होती है वो कान से इस तरीके से तो पहले तो ध्वनि के क्या है, साउंड जाती है, साउंड की वेव्स से चलती हैं, और वो कान की ईरा जो ईयर है, ईयर की कैनाल पर यानी कान पर पड़ते प्रवेश करती है, और उस पर पड़ते हैं, और फिर बाद में कंपन होता है, जो पट्ट होता है, कर्ण पट्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्दा, एक प्रकार का कान का पर्दा जो होता है उस पे पड़ता है साउंड, और साउंड जब एंट्री करता है उस पे, तब जाके वो हमारे आंतरिक कान पर क्या है, साउंड की तरंगे जाती हैं, और फिर वो तरंगे से हमारे मस्तिष्क तक जाती है और हमें सुनाई देता है। ये प्रोसेस होता है। एक आंखों का देखने का भी प्रोसेस कुछ कुछ ऐसे ही ना, पहले हमारे लेंस से गुजरेगी भाई कॉर्निया, और इस तरीके से फिर लेंस, और लेंस के बाद हमारे क्या है, रेटिना पे पड़ती है, रेटिना फिर उसे मस्तिष्क इस तरीके से। तो इसी तरीके से कान का भी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले, सबसे जो पहला प्रोसेस है, ध्वनि तरंगों का कान की नलिका में प्रवेश करना, यानी कि एंट्री ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कैनाल, यानी सबसे पहले प्रवेश करेंगी, तो हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, फिर बाद में कर्णपटय का कंपन, यानी कि पहले जो आपकी जो कर्णपटय है उस पर कंपन होगा, यानी कि ध्वनि की तरंगे पड़ेंगी तो कंपन होगा उससे, तो वाइब्रेशन ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, ये वाइब्रेशन करेंगे, और यहाँ पे जो फिर उसके बाद, ये थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से लिख गया सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी का सी आएगा। फिर उसके बाद जो है कंपन का आंतर कण के में स्थानांतरण होगा, आंतरिक जो कान है, इनर ईयर पे वाइब्रेशन के क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और फिर संकेतों का मस्तिष्क में स्थानांतरण होगा, यानी कि ए, फिर बाद में डी, यानी बी सी ए डी। बी सी ए डी किधर है, चलिए अपने ऑप्शन देखते हैं। बी सी ए डी, बी सी ए डी किधर है, थर्ड नंबर हमारा बी सी ए डी। तो हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा थर्ड नंबर। और चलिए इस पे देखते हैं 39। 39 एक चलती हुई खिलौना कार, ये आपको 39 दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चलती हुई खिलौना कार। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस तरह का पर अधिकतम घर्षण बल का अनुभव करेगी, चलती हुई खिलौना कार और घर्षण बल का अनुभव करेगी। ठीक है, अधिकतम, अधिकतम की बात हो रही है, तो बताइए। समाचार पत्र पे चिकना, वो अधिकतम की बात हो रही है, संगमरमर गीले फर्श पे तो चिकना महसूस करेगी, सूखे पे भी एक तरीके से चिकना ही महसूस करेगी, समाचार पत्र पे भी। तो भाई घर्षण कहाँ बढ़ेगा, तौलिया में, तौलिया में रुए होते हैं ना, तौलिया में ऐसे रुए से छोटे छोटे रुए होते हैं, वो घर्षण बढ़ाते हैं, घर्षण को बढ़ाते हैं, तो वो रुए बढ़ा देंगे, तो तौलिया में, टॉवल में करेगी। ठीक है, टॉवल इसका राइट आंसर है। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 40 पर आते हैं। निम्नलिखित में से मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है से संबंधित सही कथन पहचानिए। मोमबत्ती की ज्वाला से संबंधित सही कथन, तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे आंतरिक भाग सबसे गर्म होता है, बाह्य क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं, आंतरिक क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं, और बाह्य क्षेत्र के न्यूनतम गर्म भाग होते हैं। ये ऑप्शन थे, मैं इसका राइट आंसर आपको बताती हूँ। चलिए एक बात समझिए, जब मोमबत्ती जलती है, तो मोमबत्ती जलती है तो उसका जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं, मतलब अंदर जो होती है वो फ्लेम, जो अंदर का होता है भाग, वो कम जला होता है, यानी कि ये जो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो भाग होता है, जो अंदर का भाग, आंतरिक भाग जो होता है, वो ठंडा भाग होता है, और ठंडा भाग होने की वजह से वो बिना जले मोम के वाष्प पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, बिना जले, क्योंकि जलता नहीं है, अंदर का भाग ठंडा, ऊपर का भाग, ऊपर का जो लेयर होता है वो गर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें कैसी लो दिखाई देती है, नीली काली सी दिखाई देती है, नीला कालापन सा दिखाई देता है ना ज्वाला के अंदर, आपने सही ऐसे देखा होगा, तो वो दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे कि इनर क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, तो हमारा राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 41 को लेते हैं। 41 देखिए,
यहाँ पे प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, बिल्कुल आपको राइट आंसर बिल्कुल पता चल गया होगा, आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। ठीक है, क्या है, आवृत्ति। देखिए ये चीज आपको समझनी है, ये क्वेश्चन ध्वनि वाला जो है टॉपिक मैंने भी बताया था। ठीक है, तो ये मैंने कई सारे इसमें जितने भी हैं हम मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी आपसे कि कितने क्वेश्चन हमारे बताए हुए, क्योंकि देखिए पुराने पेपर्स में से भी एक आध क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैडम के हाँ थोड़ा सा चेंज हो चुका है, पर लेकिन हाँ पर आ चुका है पुराने, उससे भी एक दो क्वेश्चन, और साथ ही साथ इस विज्ञान के पेपर में जितना पढ़ाया उतना सारा कुछ आया है। जैसे आप देखो, ये घर्षण वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, अच्छी तरीके से पढ़ाया था, जूतों की तली और वाहनों के टायर के घर्षण बढ़ाने का, ये भी पढ़ाया था कि अगर हमें कोई घर्षण बढ़ानी है, अगर जूते की तली हो चाहे वो टायरों के हो, उनमें अगर हमें घर्षण बढ़ाने तो हम क्या कर देते हैं, उनमें खांचेवार बना देते हैं, यानी कि वहां पे ये इस तरीके से ट्रेड डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ गए हो कि खांचेवार। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा खांचेवार। ठीक, तो खांचेवार इसका राइट आंसर है। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें से, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ 43 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पूरा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। हाँ, अब ये पूरा स्क्रीन पर आपको क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 43 जो है, किसी लकड़ी के तख्ते में हथौड़े से कील को नुकीले सिरे से ठोकना और ना कि शीर्ष से ठोकना, क्योंकि क्योंकि के मतलब नुकीले सिरे से ठोकना, जब कील को ऐसे लेते हैं और उसके ऊपर जो वो होता है, लकड़ी का तख्ता होता है, और उसके पर हथौड़े से कील को नुकीले सिरे से ठोकते हैं ना, नुकीले सिरे से, क्योंकि भाई कील को ऐसे उसके शीर्ष से नहीं ठोका जाता है। जैसे मैं इसमें बताऊं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कील का नुकीला हिस्सा बताया था। तो हम ज्यादातर लकड़ी का, ये जैसे ये लकड़ी का पट्टा, ये पस्ता है लकड़ी का तख्ता है। ठीक है, और हम इसके नुकीले हिस्से से करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, नुकीले हिस्से से यहाँ पे इसको क्या करेंगे, करेंगे ना कि शीर्ष वाले हिस्से। यहाँ से तो हथौड़ा के से प्रहार करेंगे, इस हथौड़े से क्या करेंगे, इस पे प्रहार, इसके उस पे। तो क्यों किया जाता है, तो दाब का एक नियम है, P इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तो एफ ए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, P जो होता है, याद रखना, P क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान कैसा हो जाएगा, कम। तो क्षेत्रफल हमने कम कर दिया, क्षेत्रफल का मान कैसा कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो दाब का मान उच्च हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब का मान कैसा रहता है, उच्चतम रहता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये चीजें हैं, वो डिपेंड किस पे कर रही है, एरिया पर, यानी कि जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, वो कम कर दे तो हमारा दाब का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो क्षेत्र, वही दबाव क्या होता है, बल लगा हम कित देखिए ये बात याद रखना, बल हम चाहे कम तरीके से लगाएं या ज्यादा तरीके से लगाएं, दबाव उच्च हो जाए, अगर दाब का मान उच्च हो जाए, तो कील आसानी से क्या हो जाएगी, आसानी से दीवार में घुस जाएगी। ये चीज मैंने क्या है बताई थी, जब मैंने आपको बल वाले चैप्टर को पढ़ाया था, तब मैंने ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब उच्च होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, यानी दाब का मान कैसा रहता है, उच्च हो जाता है। बल अधिक होता है, या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल अधिक होता है। और इस तरीके से, ये यहाँ पे कई बच्चों ने इस तरीके से इसको किया है, तो मैं आपको यहाँ पे कारण बता दूं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, जैसे मान लीजिए मोटी कील है, मोटी नुकील है ना, इस तरीके से, और एक पतली है। तो आप खुद मुझे बताइए कि आपको बल बल किसमें सबसे ज्यादा आप इसको ठोकते रहोगे, यानी जिसका जो किनारा जो नीचे से है वो कैसा है, चौड़ा है, आप इसको खूब मेहनत करोगे, खूब तोड़ोगे। पर लेकिन बेटा इतनी भी मेहनत कर लो, दाब का मान कैसा हो रहा है, निम्न आ रहा है। दाब का मान जब निम्न आ रहा है तो कील नहीं घुसेगी, नहीं उसके अंदर जाएगी। और दाब का मान जैसे ही उच्च हो गया तो वो कील क्या हो जाएगी, आसानी से उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो लकड़ी के तख्ते में चली जाएगी आराम से। तो ये बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं इस तरीके से। तो अधिक दबाव पड़ता किस पे,
प्रेशर पे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। 44 पे आते हैं। 44 का आंसर क्वेश्चन, 1 मिनट, देखिए ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको पूरा। ये है किसानों द्वारा निराई करने के लिए प्रयुक्त तरीकों का चयन। निराई करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाते हैं? निराई गुड़ाई जो होता है, तो निराई की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा वो मेथड लेते हैं, उस मेथड की बात करनी है। तो देखिए हम स्क्रीन पे लेते हैं, फसल उगाने के पश्चात खेत जोतना, खरपतवार नाशियों का उपयोग, खरपतवार को पौधों से भूमि के निकट से समय समय पर हटा काटना, खरपतवार पौधों को पुष्पण और बीज बनाने से पहले हटाना। तो कौन सा प्रोसेस को वो लेते हैं? तो सबसे पहला है कि फसल उगाने के पश्चात, जो देखिए हम यहाँ पे एक के बाद एक करेंगे, जो करते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे यही तो बोला है, किसानों द्वारा निराई करने के लिए प्रयुक्त तरीकों का चयन। वो कौन कौन से प्रयुक्त तरीकों का चयन करते हैं? तो पहला यहाँ पे है, क्या फसल उगाने के पश्चात खेत को जोतते हैं वो? तो ऐसे खेत को जोतेंगे, तो एक बात बताइए, खेत को जोतना एक सही तरीका है क्या? नहीं ना, आप समझ गए होंगे। तो खेत जोतना एक सही तरीका नहीं है कि फसल उगा ली और उसके बाद खेत को जोते, नहीं, ये तो पहले होना चाहिए। खेत जोतने का काम पहले होता है। तो आपका ये तो गलत है। बात करते हैं और ऑप्शन की। खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। कीटनाशकों का उपयोग भी खेतों में किसान करते हैं निराई करने के लिए। तो खरपतवारों का उपयोग करते हैं ताकि खरपतवार मर जाए। खरपतवार पौधों के भूमि के निकट समय समय पर काटना, समय समय पर काटते भी है, ये भी काम करते हैं। और क्या वो करते हैं, खरपतवार के पुष्पन होने से या उसके बीज बनने से पहले उसको हटा देते हैं, यानी उसके बढ़ने से पहले उसको क्या कर दो, हटा दो। तो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, बी सी डी। बी सी डी कहाँ पर है भाई? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि बी सी डी सही है, और ये हमारा पहला ऑप्शन है। ये हमारा क्या है, पहला। तो ये तीनों चीजें क्या है, खरपतवार से अलग करने की है, ये तीनों चीजें सही है। अब चलिए 45 पर आते हैं। 45, निम्नलिखित में से पर्यावरण हितैषी क्रियाकलाप चुनिए। तो पर्यावरण हितैषी के लिए हम क्रियाकलाप चुनेंगे यहाँ पे। तो पहले बात समझ लीजिए, यहाँ पे यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से क्रियाकलाप होंगे। तो सबसे पहला है, मैं अभी ऑप्शन को थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए, पर्यावरण हितैषी के, समझना, पुनर्वरोपण, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट्रेशन, यानी कि हम यहाँ पे आ, मतलब दोबारा से क्या कर रहे हैं, वन का रोपण कर रहे हैं हम दोबारा से। मतलब वन लगा रहे हैं, पर्यावरण के लिए लाभदायक है, पेड़ लगाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ये लाभदायक होता है। कागज का पुनः चक्रण, देखिए कागज का पुनः चक्रण करना, दोबारा से बनाना, ये भी एक प्रकार का क्या है, जरूरी है। ये भी क्या है, मतलब पर्यावरण हितैषी कार्य है, क्योंकि हम दोबारा से उसका क्या कर रहे हैं, चक्रण कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ किताबें विताबें रद्दी में चली जाती हैं, तो बच्चों को रद्दी सही है कि उनका पुनः चक्रण होके नई कॉपियां और नए वो बन रहे हैं। तो ये पुनः चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना पर्यावरण के लिए बड़ा हितैषी होता है। आप अपने कपड़े एक बार पहन के ऐसे नहीं कहीं वो कर दें, खराब कर दें या वो कर दें, आप खूब पहनो, उन्हें बार बार पहनो, ये रिसाइकलिंग करना है, ठीक है। या फिर वो हो जाने के बाद उसका कुछ नया उपयोग करना, ठीक है। तो ये पुनः चक्रण करता है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से, जैसे कई लोग करते हैं, बोतल का प्रयोग करते हैं, बोतल पानी पीने के लिए होती है और उसके लिए होती है, फिर वो खराब हो जाए या उसके बाद उसमें पेड़ पौधे उगा देते हैं या कुछ कर देते हैं अपने प्लांटेशन का कुछ का, तो वो पुनः चक्रण का काम, यानी कि दोबारा प्रयोग कर लिया। प्रवासी पक्षियों का शिकार करना, क्या ये पर्यावरण हितैषी है? नहीं है ना। यानी ए और बी सही है और ये सी गलत है। वन्य जीवन अभ्यारण्य बनाना, बिल्कुल वन्य जीवन अभ्यारण्य बनाना, यानी कि जो वन्य जीव जो प्राणी है उनको संरक्षण करना, उनको बचाना, ये भी पर्यावरण के लिए हितैषी है। तो ए बी डी हमारा सही राइट आंसर है। तो ए बी डी, सॉरी, ए बी डी तो हमारा राइट आंसर, तो ए बी डी हमारा ऑप्शन है चौथा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, चौथा। बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट 46 को देखते हैं। देखिए आईवीएफ जो टेस्ट ट्यूब बेबी के होते हैं, तो उसके बारे में, तो आईवीएफ का इसमें समझिए, दिए गए चरणों को आरंभ से अंत तक सही क्रम में लगाए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है वो टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से बच्चों को ग्रोथ किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु का संग्रहण किया जाता है। अंडाणु लिया जाता है और शुक्राणु का भी संग्रहण किया जाता है एक साथ, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, युग्मनज बनता है। भाई संग्रहण
करने के बाद उसके बाद युग्मनज बनता है, ठीक है, युग्मनज बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे भ्रूण का विकास होता है, मतलब भ्रूण का विकास हो जाता है और फिर उसको गर्भ में धारण, मतलब गर्भ में रख दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। बताइए आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सबसे अंत में गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। बिल्कुल, भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूण मतलब थोड़ा डेवलप हो जाता है, फिर बाद में वो एक शिशु के निर्माण में जब होता है तो वो गर्भ के अंदर ही होता है। तो एक तरीके से विकसित हो जाने के बाद उसको वो करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि पहले ए है, CAD, और फिर उसके बाद है बी, ठीक है। तो CADB, ये कहाँ है CADB, ये रहा। तो राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आ गया होगा। 47 पे आते हैं। 47 देखिए, ये भी क्वेश्चन और रोग वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, ये मेरा पढ़ाया है उसमें से ये आया है कि वायरस जनित द्वारा नहीं होता है। तो बताइए, इसमें दिया गया है खसरा जो है वो वायरस जनित, यानी मीजल्स जो है वो वायरस जनित रोग है, ठीक है। पोलियो भी एक पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस ए ये भी वायरस से होता है। कौन सा नहीं होता है? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये टाइफाइड जो है इससे होता है, बैक्टीरिया जनित है, ये जीवाणु जनित है। ये पूरा का पूरा टेबल बना के पूरा आपको अच्छे से बताया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये इससे होता है। और 48 पर आते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा बल के द्वारा नहीं किया जा सकता? देखिए, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाना, ये तो बल के द्वारा ही किया जाता है, विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जाता है। गति अवस्था से उस वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जाता है, कोई चल रही है और उसकी चाल में क्या हो जाए, अचानक परिवर्तन हो जाए, बिल्कुल किया जा सकता है बल द्वारा। आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन भी बल द्वारा होता है। पर लेकिन गुथे हुए आटे का रासायनिक परिवर्तन लाना, यानी गुथा हुआ आटा है, समझ के देखिए, गुथा हुआ आटा है और आटे में रासायनिक, अब कई बच्चे, जैसे मेरे भी स्कूल के बच्चों ने कहा कि क्या मैडम उसमें हम हाथ से लोज देते तो उसमें भी तो बल लगाते हैं। बेटा, जो आटा है वो क्या है, आप सोच के देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए, आटा है और आटे की तोड़ा, आपने गुथे हुआ आटे को तोड़ा और आपने ऐसे ही अंगारी पर या आंच पर रख दिया, एक तरीके से बाटी सा बन जाएगा, बन जाएगा। अब उस बाटी से आप बोलिए कि भाई दोबारा से वही गुथा हुआ आटा बन जाए, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपने कोई बल लगाया या आपने कुछ किया? क्या नहीं किया ना, वो परिवर्तन खुद ब खुद हुआ है। मतलब उस आग की वजह से हुआ है, उस आग की वजह से, उसमें आपको आपका खुद का बाह्य रूप से कोई बल लगाने की जरूरत पड़ी है? आप खुद देखिए, तीन चीजों में बल लगाने की जरूरत पड़ती है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, बल के हैं। आप ऐसे अलग करिए ना कि ऑप्शन कैसा सही, सटीक सटीक ऑप्शन को चुनना है। तो तीनों को आप क्या कीजिए, बल द्वारा, तीनों को जरूरत होती है बल द्वारा। तो बचा हमारे पास कौन सा, चौथा ऑप्शन बचा ना, तो यही तो आप समझ गए होंगे। उसको रासायनिक परिवर्तन में लाने के लिए आपको नहीं, उसको तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन में लाने के लिए या तो दहन क्रिया या उसमें कुछ परिवर्तन के लिए प्रकाश या किसी वस्तु का बाहरी जो प्रकाश या इन चीजों की जरूरत होती है, उसे बल की जरूरत नहीं है। उनमें खुद ब खुद ये जो परिवर्तन है वो हो जाएगा, उसका गुथा हुआ जो आटा है वो परिणित परिवर्तन हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए 49 को देखते हैं। 49, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि नहीं है, नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो यहाँ अंडाशय, पीयूष, एस्ट्रोजन और एड्रिनल। एक बात बताइए, ये भी ग्रंथि है, ये मादा में पाई जाती है, ये ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि भी मटर के दाने के आकार की होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ये भी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, तो ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। और यहाँ पे बात करें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, ये ग्रंथि नहीं है। तो ये हार्मोन से, और ये किससे निकलता है, एस्ट्रोजन अंडाशय ग्रंथि से निकलता है। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं, तो राइट आंसर हमारा थर्ड नंबर होगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा थर्ड, ठीक है। तो अंडाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन भी बोल सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है 50, और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य से पृथक है, यानी एक जीव को आप पृथक कीजिए, कौन सा?
तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड ये भी कवक है बच्चों। जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने हमेशा बताया ईस्ट, ईस्ट ब्रेड बनाने में काम आती है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ब्रेड बनाने में, और ये भी एक कोश के कवक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेड मोल्ड ईस्ट है, ये भी कवक है, कवक, ठीक है, कवक है ये। और एस्परजिलस, भाई एस्परजिलस के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम दवा है, प्रतिजैविक जो दवा है वो कवक से मिली है, ये मैंने आपको कई कई बार बताया है। तो ये भी कवक है, ये एस्परजिलस भी कवक है। तो बच्चा कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। कौन सा बच्चा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक क्या है? शैवाल है, हरी शैवाल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास हरीश शैवाल है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है पौधों के समान। तो ये हमारे राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे बच्चों कि ये हमारे साइंस के। और इसी तरीके से मैं आपके लिए क्या है एसएसटी के भी लेके आ रही हूँ और बाकी के भी लेके आ रही हूँ। तो आप ये इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा जस्ट। तो इसका आप इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हल करें और क्या राइट आपके कितने सही हैं इसमें से, मुझे जरूर कमेंट करिए। बाकी और भी आपके, और पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगी, ग्रुप ग्रुप पे डलेगी, और उस पे आप इससे क्या कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, क्वेश्चनों को मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और मैं चाहती हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो। भाई सभी ने अच्छे से पेपर दिया, मुझे बताइए आपके कितने सही बैठ रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं, सारा कुछ मैच करके मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।